गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्निग्धा हिंदी पाठमाला का पाठ 15 मसूरी की सैर का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। सभी बच्चे यह रिवीजन कार्य बहुत ध्यान से करेंगे और पूरे वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। इस वीडियो के साथ जो असाइनमेंट आपको भेजा जाएगा उसे आप अपनी हिंदी की रिवीजन कॉपी नंबर 3 में साफ और अच्छी हैंडराइटिंग में याद करके लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना रिवीजन। पाठ 15 मसूरी की सैर। पर्वत प्रकृति की शोभा के भंडार होते हैं। मसूरी अपनी सुंदरता के कारण पहाड़ों की रानी कहलाती है। उसका प्राकृतिक सौंदर्य सभी को अपनी ओर खींचता है। अपने मित्र अंकुर से मसूरी की सुंदरता की चर्चा सुनी थी। मैंने पिताजी से मसूरी चलने का आग्रह किया। उन्होंने आने वाली गर्मी की छुट्टियों में मसूरी चलने का निश्चय कर लिया। गर्मी की छुट्टियां हुई और हम लोग 8 जून को देहरादून एक्सप्रेस में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हुए। पहले से आरक्षण करा लेने से हमें स्थान पाने में कोई असुविधा नहीं हुई। समय के अनुसार गाड़ी चल दी। रात हो रही थी। थोड़ा समय हमने लूडो खेलने में बिताया। फिर नींद आने लगी तो अपनी सीट पर सो गए। सवेरे ही हम देहरादून पहुंच गए। स्टेशन पर ही प्रातः कार्य से निपटकर हमने नाश्ता किया। देहरादून से मसूरी के लिए हम बस में सवार हुए। यह यात्रा बड़ी सुहावनी लगी। प्रकृति के सुंदर दृश्य देखकर मन खुश हो गया। दोपहर को हम मसूरी पहुंच गए। यहाँ मौसम बड़ा सुहावना था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ हम लोग अशोका होटल में ठहरे। भोजन करके पिताजी ने थोड़ी देर विश्राम किया। मुझे नींद नहीं आई। मुझे तो बाहर जाकर घूमने की उत्सुकता थी। 4 बजे सबने चाय पी। अब पिताजी हमें मसूरी के किताब घर बाजार में ले गए। यह लाइब्रेरी बाजार के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मसूरी का अच्छा बाजार है। यहाँ बाजार में काफी भीड़ थी। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए इधर उधर घूम रहे थे। इससे वहां का वातावरण रंगीन लग रहा था। 9 बजे रात को हम लोग होटल लौट आए। आज हम थक गए थे, इसलिए खाना खाकर जल्दी सो गए। अगले दिन हम केम्प्टी फॉल देखने गए। यह मसूरी से 14 किलोमीटर दूर है। यह एक सुंदर झरना है। यह झरना पहाड़ों की चोटी से निकलकर नीचे गिरता हुआ बहुत अच्छा लगता है। जहां यह गिरता है वहां एक तालाब बन गया है। यहाँ स्नान करने में विशेष आनंद आता है। अगली सुबह हम लोग लाल टिब्बा घूमने गए। यह भी यहाँ का दर्शनीय स्थल है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा बहुत मनोहारी है। मसूरी में ट्रॉली में यात्रा करना बहुत रोमांचकारी अनुभव है। ट्रॉली रज्जू मार्ग से जब ऊपर चढ़ती है तो मन रोमांचित हो जाता है
ऊपर गन हिल पर पहुंचकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से पूरी मसूरी का दृश्य देखा जा सकता है। मसूरी का माल रोड देखने योग्य है। यहाँ हर समय चहल पहल बनी रहती है। विदेशी पर्यटक भी दिखाई देते हैं। ठंडी ठंडी हवा मन को आनंदित कर देती है। यहाँ देर रात तक भीड़ बनी रहती है। मसूरी की प्राकृतिक शोभा तो अनुपम है ही। यहाँ के निवासी भी सरल और सीधे साधे हैं। वे दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। मजदूर लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। हमने यहाँ पहाड़ी फल भी खाए जो बहुत स्वादिष्ट थे। पता ही नहीं चला कि 4 दिन कब बीत गए। मसूरी की मधुर यादों को लेकर हम दिल्ली लौट आए। बच्चों, यह पाठन पाठ आप बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे। इस पाठ की रीडिंग बहुत अच्छी तरह करने के बाद आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ भी आएगा और इसके प्रश्न उत्तर याद करने में और अभ्यास कार्य को करने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। चलिए अब हम इसका अभ्यास कार्य एक बार दोहराते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर्वत प्रकृति की शोभा के भंडार होते हैं। इस वाक्य में दिए गए रिक्त स्थान में प्रकृति शब्द लिखा है। समय के अनुसार गाड़ी चल दी। यहाँ इस वाक्य में दिए गए रिक्त स्थान में गाड़ी शब्द लिखकर इस वाक्य को पूरा किया। अब पिताजी हमें मसूरी के किताब घर बाजार में ले गए। इस वाक्य में दिए गए रिक्त स्थान में हमने बाजार शब्द लिखकर इस वाक्य को पूरा किया। मसूरी का माल रोड देखने योग्य है। इस वाक्य में दिए गए रिक्त स्थान में रोड शब्द लिखकर हमने इस वाक्य को पूरा किया। मसूरी की मधुर यादों को लेकर हम दिल्ली लौट आए। इस वाक्य में दिए गए रिक्त स्थान में मसूरी शब्द लिखा। इस प्रकार प्रकृति, गाड़ी, बाजार, रोड और मसूरी इन शब्दों से हमने यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों को भरकर वाक्यों को पूरा किया। एक्सरसाइज नंबर 2, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। मसूरी को क्या कहा जाता है? बादलों की रानी, पहाड़ों की रानी या महारानी? पहाड़ों की रानी कहा जाता है। मसूरी का किताब घर बाजार किस नाम से प्रसिद्ध है? पुस्तक बाजार, अनारकली बाजार या लाइब्रेरी बाजार? लाइब्रेरी बाजार के नाम से प्रसिद्ध है। केम्प्टी फॉल मसूरी से कितनी दूरी पर है? 14 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या 16 किलोमीटर? 14 किलोमीटर दूर है। मसूरी के मजदूर कैसे हैं? परिश्रमी, आलसी या कामचोर? परिश्रमी हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। लेखक ने पिताजी से मसूरी चलने का आग्रह किया। यह वाक्य सही है। सभी लोग रात में ही देहरादून पहुंच गए थे। यह वाक्य गलत है। वे लोग सुबह पहुंचे थे। किताब घर मसूरी से 14 किलोमीटर दूर है। ऐसा है? नहीं। 14 किलोमीटर दूर क्या है? केम्प्टी फॉल। किताब घर तो मसूरी में ही है। मसूरी में ट्रॉली से यात्रा करना बहुत रोमांचकारी अनुभव है। यह वाक्य सही है। बच्चों, अभी हमने पाठ 15 मसूरी की सैर पाठ का पाठन पाठ किया और उसका अभ्यास कार्य एक बार फिर से दोहराया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर एक बार फिर से पढ़ेंगे
और समझेंगे। प्रश्न 1, सभी लोग पर्वतीय क्षेत्रों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? पर्वतीय क्षेत्र यानी जहां पर पर्वत बहुत सारे हैं और बहुत ग्रीनरी है यानी कि हरियाली है, तो ऐसी जगह क्यों लोगों को आकर्षित करती है? पर्वत प्रकृति की शोभा के भंडार होते हैं। क्या होते हैं पर्वत? प्रकृति की शोभा के भंडार होते हैं। इसीलिए पर्वतीय क्षेत्र सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जितने भी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वे सर्दियों के मौसम में बर्फ से ढक जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं, जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ जाते हैं और वहां की जो भी शोभा है उसे देखते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। इसीलिए कहा गया है पर्वत प्रकृति की शोभा के भंडार होते हैं। प्रश्न 2, मसूरी में ट्रॉली में सफर करना कैसा लगता है? ट्रॉली में सफर करना ये काफी ऊंचाई पे होता है और बहुत रोमांचकारी होता है। मसूरी में ट्रॉली में यात्रा करना बहुत रोमांचकारी अनुभव होता है। रोमांचकारी यानी कि ऐसा अनुभव जिसे आप शब्दों में न बता सकें, बहुत अच्छा लगता है। ट्रॉली जब रज्जु मार्ग से ऊपर चढ़ती है तो मन रोमांचित हो जाता है और गन हिल पर पहुंचकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से पूरी मसूरी का दृश्य देखा जा सकता है। बच्चों, हम ट्रॉली में सफर वहां करते हैं जहां हमें बहुत ऊंचाई पर जाना होता है और रास्ता जल्दी तय करना होता है, तब हम ट्रॉली की मदद लेते हैं। और जब हम ट्रॉली से ये यात्रा पर्वतीय क्षेत्रों में जब पूरी करते हैं तो वो बहुत अच्छी होती है। जैसा कि मसूरी का रज्जू मार्ग है जहां से ट्रॉली शुरू होती है, तो वहां से जब वह ऊपर की तरफ चढ़ती है तो बहुत ही अच्छा नजारा दिखता है। और जब वो गन हिल पर पहुंच जाती है और तो वहां से देखने पर आप पूरी मसूरी को बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। एक बार इन दोनों प्रश्नों को मैं फिर से पढ़ के आपको बता रही हूँ। सभी लोग पर्वतीय क्षेत्रों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? पर्वत प्रकृति की शोभा के भंडार होते हैं, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रश्न 2, मसूरी में ट्रॉली में सफर करना कैसा लगता है? मसूरी में ट्रॉली में यात्रा करना बहुत रोमांचकारी अनुभव होता है। ट्रॉली जब रज्जु मार्ग से ऊपर चढ़ती है तो मन रोमांचित हो जाता है और गन हिल पर पहुंचकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से पूरी मसूरी का दृश्य देखा जा सकता है। मसूरी के निवासियों का रहन सहन कैसा है? अब बच्चों, जो मसूरी में लोग रहते हैं वो कैसे स्वभाव के हैं ये अब हम जानेंगे। मसूरी के निवासी सरल और सीधे साधे एवं परिश्रमी होते हैं। सरल और सीधे साधे यानी उनमें कोई छल कपट नहीं होता, वे सिर्फ अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं। और परिश्रमी यानी कि मेहनती होते हैं, क्योंकि पर्वत श्रेणियों पर रहने वाले लोगों का जीवन उतना आसान नहीं होता जितना हमारा है। इसीलिए वहाँ के लोग परिश्रमी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें किस समय पर किस चीज की कैसे तैयारी करके पहले से रखनी है। तो मसूरी के निवासी सरल और सीधे साधे एवं परिश्रमी होते हैं। वे दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। मसूरी के निवासी कैसे हैं? सरल और सीधे साधे और परिश्रमी भी हैं। लेकिन यदि किसी को मदद की आवश्यकता होती है तो वे सहायता के लिए सदैव तैयार रहते हैं।
पाठ 16 एकता में बल। एक समय की बात है, जंगल में एक बूढ़े बरगद का पेड़ था। उस पर बहुत से पक्षी रहते थे। उनमें एक कबूतरों का झुंड भी रहता था। एक बूढ़ा कबूतर उनका सरदार था। सभी कबूतर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। गर्मी में एक दिन सभी कबूतर अपने सरदार के साथ साथ उड़े। उन्हें भोजन की तलाश थी। बहुत प्रयत्न के बाद भी उन्हें कहीं भोजन नहीं मिला। सभी कबूतर बहुत परेशान थे। उड़ते उड़ते वे थक गए थे। भूख के मारे उनका बुरा हाल था। कुछ दूर जाने पर एक कबूतर ने जमीन पर बिखरे दानों को देखा तथा उसने अपने साथियों से कहा, देखो, जमीन पर दाने बिखरे पड़े हैं। सभी कबूतरों ने दानों को देखा। वे नीचे उतरने को तैयार हो गए। बूढ़े कबूतर ने उन्हें समझाया, इस घने जंगल में दानों का ऐसे पड़े होना धोखा हो सकता है। तुम कुछ क्षण ठहरो, मैं पहले इसका पता लगाकर आता हूं। बूढ़ा कबूतर नीचे की ओर उड़ा। उसने एक पीपल के वृक्ष की शाखा पर बैठकर ध्यान से देखा। दानों के ऊपर बहुत बारीक जाल फैला हुआ था। उसने झाड़ी के पास छिपे बहेलिये को भी देख लिया। वह बहेलिये की चाल समझ गया। उधर कबूतर बहुत भूखे थे। वे दाने खाने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्हें एक एक क्षण कई घंटों के समान लग रहा था। एक युवा कबूतर ने कहा, भाइयों, हमारा सरदार अब बूढ़ा हो चला है। यही कारण है कि उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर पा रही है। वह सनकी और चिड़चिड़ा भी हो गया है। हमें अब अपना सरदार बदल देना चाहिए। एक दूसरे कबूतर ने उसकी बात सही ठहराते हुए कहा, हमारा साथी ठीक कहता है। इतने घने जंगल में क्या खतरा हो सकता है? चलो, हम दाने खाने नीचे चलें। सभी कबूतर नीचे उतर आए। बूढ़ा कबूतर उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता रह गया, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही उन्होंने दाने चुगना आरंभ किया, वे जाल में फंस गए और मुक्ति पाने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने लगे। सभी कबूतर सरदार से सहायता की पुकार करने लगे। बूढ़ा कबूतर बोला, तुम सभी धैर्य रखो, सब मिलकर जोर लगाओ और जाल को लेकर एक साथ उड़ चलो। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया। जाल ऊपर उठने लगा। यह देखकर उन्होंने और जोर लगाया। अब जाल पूरा उठ गया। वे जाल को लेकर आकाश में उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था। सब कबूतर उसके पीछे थे। थोड़ी दूर जाकर बूढ़ा कबूतर बोला, यहाँ एक चूहा रहता है। वह मेरा मित्र है। वह हमारी सहायता करेगा। यहीं उतर जाओ। सभी कबूतर नीचे उतर गए। नीचे उतरकर बूढ़े कबूतर ने चूहे को आवाज लगाई। चूहा बिल से बाहर आया। चूहे ने सारा जाल काट दिया। कबूतर जाल से मुक्त हो गए और सभी कबूतरों ने चूहे और अपने सरदार को धन्यवाद दिया। किसी ने सत्य ही कहा है, एकता में बहुत बल होता है। इस कहानी से हमने सीखा, जो मिलकर रहते हैं वे बड़े बड़े संकटों को भी
आसानी से पार कर जाते हैं। अब हम पाठ 16 एकता का बल पाठ का अभ्यास कार्य एक बार फिर से पढ़ेंगे। सभी बच्चे यह अभ्यास कार्य बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे मेरे साथ और इसे याद भी करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। गर्मी में एक दिन सभी कबूतर अपने सरदार के साथ साथ उड़े। यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में सरदार शब्द लिखा है। भूख के मारे कबूतरों का बुरा हाल था। यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में भूख शब्द लिखा गया है। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया। यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में जोर शब्द लिखा है। चूहा बिल से बाहर आया। यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में बिल शब्द लिखकर रिक्त स्थान को पूरा किया। इस प्रकार सरदार, भूख, जोर और बिल ये सभी शब्द लिखकर दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा किया और वाक्य को पूरा किया गया। एक्सरसाइज नंबर 2, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। कबूतरों का सरदार कौन था? युवा कबूतर, बूढ़ा कबूतर या दोनों? बूढ़ा कबूतर कबूतरों का सरदार था। बहेलिया कहाँ छिपा था? झाड़ी के पास, गुफा में या पेड़ के पीछे? बहेलिया कहाँ छुपा था? झाड़ी के पास। जाल किसने काटा? चूहे ने, बहेलिये ने या कबूतरों ने? जाल किसने काटा था बच्चों? चूहे ने काटा था। एक्सरसाइज नंबर 3, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। भूख के मारे कबूतरों का बुरा हाल था। यह वाक्य सही है। सभी कबूतर अपने सरदार की आज्ञा का पालन करते थे। यह वाक्य सही है। सारे कबूतर जंगल में खो गए। गलत, वो खोए नहीं थे, वो जाल में फंस गए थे। सभी कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद दिया। यह वाक्य सही है क्योंकि चूहों की मदद से ही वे उस जाल से बाहर आ पाए थे। अभी तक हमने इस वीडियो में पाठ 16 एकता का बल पाठ का एक बार पाठन पाठ किया और इसका अभ्यास कार्य दोहराया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर एक बार फिर से पढ़ेंगे और इस वीडियो के साथ भेजे गए असाइनमेंट को अपनी हिंदी की रिवीजन कॉपी नंबर 3 में साफ और अच्छी हैंडराइटिंग में याद करके लिखेंगे। प्रश्न 1, सभी कबूतर किसकी आज्ञा का पालन करते थे? सभी कबूतर किसकी आज्ञा का पालन करते थे? सभी कबूतर अपने सरदार की आज्ञा का पालन करते थे। किसका पालन करते थे? अपने सरदार की आज्ञा का पालन। उन कबूतरों के झुंड में एक बूढ़ा कबूतर था जो उनका सरदार था। वे सभी कबूतर अपने बूढ़े सरदार की आज्ञा का पालन करते थे। प्रश्न 2, कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात क्यों नहीं मानी? बूढ़े कबूतर की बात क्यों नहीं मानी थी कबूतरों ने? कबूतर बहुत भूखे थे। भूखे थे क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से कुछ उन्हें ढंग से खाने को नहीं मिला था और दाने देखकर उनके मन में लालच आ गया था। इसलिए उन्होंने बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी थी उन्होंने बात? क्योंकि कबूतर बहुत भूखे थे और जब उन्हें दाने मिले वहां खाने के लिए तो उन्हें दानों को देखकर उनके मन में लालच आ गया और बूढ़े सरदार के मना करने के बाद भी वे दाने खाने के लिए वहां नीचे उतर गए और जाल में फंस गए थे। प्रश्न 3, कबूतर क्यों नहीं उड़ सके? अब कबूतर जब दाने खाने के लिए नीचे उतर गए थे तो वे जब उड़ना चाह रहे थे तो वो क्यों नहीं उड़ पाए थे? शिकारी के जाल में फंस जाने के कारण कबूतर उड़ नहीं सके। यानी जो दाने थे उन दानों के ऊपर एक महीन जाल शिकारी ने बिछाया हुआ था और
उस जाल में उनके पैर फंस गए थे, जिस वजह से वे उड़ नहीं पा रहे थे। प्रश्न 4, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? एक शिक्षा, एकता में ही बल है। एकता में ही बल है, यानी जब हम किसी कार्य को मिलकर करते हैं तो वह कार्य आसानी से और जल्दी हो जाता है। और यहाँ भी इस कहानी में यही था, जब कबूतर अलग अलग अपने आप को उस जाल से निकालकर उड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वे नहीं उड़ पा रहे थे, लेकिन जब उनके सरदार कबूतर ने उनको एक साथ मिलकर जाल लेकर उड़ने की सलाह दी और सबने एक साथ मिलकर जोर लगाया तो वे जाल लेकर उड़ गए और अपने दोस्त चूहे की मदद से वे उस जाल से मुक्त हो गए। एक बार फिर से इन सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न 1, सभी कबूतर किसकी आज्ञा का पालन करते थे? सभी कबूतर अपने सरदार की आज्ञा का पालन करते थे। प्रश्न 2, कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात क्यों नहीं मानी? कबूतर बहुत भूखे थे और दाने देखकर उनके मन में लालच आ गया था, इसीलिए उन्होंने बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी। प्रश्न 3, कबूतर क्यों नहीं उड़ सके? शिकारी के जाल में फंस जाने के कारण कबूतर उड़ नहीं सके। प्रश्न 4, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें क्या सीख मिली? शिक्षा मिली, एकता में ही बल है। तो बच्चों, यह सभी प्रश्नोत्तर आप बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, याद करेंगे और इन प्रश्नोत्तर का जो असाइनमेंट मैं आपको इस वीडियो के साथ भेजूंगी उसे आप अपनी हिंदी लिटरेचर कॉपी में साफ और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे। थैंक यू।